दूध पिलाओ। नहीं ओवरऑल ओवरऑल अगर मैं इसमें सबको शामिल भी करूँ लाइक प्रोडक्ट लाइक ह्यूमन लाइक एवरीथिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे भी यानी कि मैं इसके अलावा अभी तक कुछ सामने नहीं आया। Recording stopped. एम्प्लॉई नहीं, मैं अगर एम्प्लॉई नहीं एज प्रोडक्ट प्रोडक्ट Recording in progress. मैं अपना अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वालेकुम सलाम। ठीक है सर, आप सुनाएं। आज जी अल्लाह का शुक्र है, आज थोड़ा हम लेट हो गए हैं क्योंकि पहले लेक्चर था मेरा इंग्लिश का, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया है। तो बहरहाल अभी हम शुरू करते हैं। मेजर टॉपिक्स तो काफ़ी हद तक हमने इसमें कवर कर लिए हैं यूएस हिस्ट्री के अंदर। तो अब जो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ रिलेटेड हैं, और उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ अटैच्ड हैं, करंट अफेयर्स के साथ अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे आपको मैं ब्रीफली बताऊंगा इन टॉपिक्स के बारे में। ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा। कुछ जो है बाकी जो है वो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें फिर ये है कि आपको करंट अफेयर्स और यूएस हिस्ट्री के साथ आपके जो ग्लोबल इश्यूज इस वक्त के चल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी, तो वो सारे आपके उसी के अंदर कवर हो जाते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके पास जो है वो 3-4 सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। तो ये है कि आपके वो फिर अच्छे से कवर हो जाते हैं जब आप 3-4 डिफरेंट वेज में आप इसको कवर करते हैं। तो जो यूएस का एज अ ग्लोबल लीडर का हमारा एक जाहिर है पिछले 20-30 सालों से यूएस जो है वो एक हेजेमनी की कैफियत है, और एक यूएस का रोल इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग है, और एक यूनिपोलैरिटी की कैफियत थी पिछले कम से कम 20 या 30 सालों से, जो कि अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। यूएस में अब जो है वो कंपटीशन चाइना की सूरत में हमें नज़र आ रहा है। अब ये किस तरह से प्ले आउट करता है ये हम आगे देखेंगे। बहरहाल फ़िलहाल अभी की अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है वो हमें यूएस फ़िलहाल एक राइवलरी की कंडीशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको कह लें, या एक ट्रांजिशन का एक पीरियड है, उसमें जो भी फिर जीतेगा तो वो देखेंगे। लेकिन यूएस फ़िलहाल एक ग्लोबल लीडर के तौर पे अभी भी एक्ट कर रहा है। उसमें कहाँ से हम शुरू करेंगे? पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 से हम उसको लीडरशिप को देखते हैं कि जो है वो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 का ख़त्म हुआ तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। मार्शल प्लान हमने देखा, यूरोप में जो रिकवरी थी वहाँ पे ट्रूमैन डॉक्ट्रिन हमने देखी, फिर कोल्ड वॉर को हमने देखा कि किस तरीके से वो प्ले आउट हुई, वेस्टर्न जर्मनी को हमने देखा, थोड़ा बहुत नेटो के हमने हवाले दिए। तो एक जो है वो लीडरशिप इस्टेब्लिश हो गई यूएस की एज ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो जो है वो उसका आपको एक तसलसल नज़र आता है 90s के बाद, ख़ास तौर पे जब एक यूनिपोलैरिटी स्टार्ट हुई और यूएस एक हेजेमन के तौर पे सामने आया। और ये सुपर पावर स्टेटस तो ऑब्वियसली जो है वो कोल्ड वॉर के दरमियान भी यूएस को मिल गया था। उसमें यूएस एक लीडर था यूरोप का। उससे पहले यूरोप जो है वो खुद एक तरह से लीडर था उसमें, लेकिन जो है वो उसमें एक एक दो ताकतों की आप कह सकते हैं कि राइवलरी ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट थी। आप जो एक उसमें एक पावर नहीं थी, ज़ाहिर है 2 पावर्स थी। लेकिन जब आप 90s के बाद के इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखते हैं यूएस की, तो वो अनप्रेसिडेंटेड है, और उसका कोई जो है वो उस वक्त नहीं था, एज अ चैलेंजर नहीं था। वो अलग बात है कि 2015 के बाद या 2020 के बाद जब चाइना जो है वो उसने ज़्यादा राइज करना शुरू किया, तो फिर यूएस को पिवट टू एशिया की एक पॉलिसी अपनानी पड़ी। इसमें क्या चीज़ें हैं मेन? एक तो यूएस एक प्राइड है यूएस को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। यूएस के पास आप जाएं देखें कि जितने भी फुल ब्राइट स्कॉलर्स हैं वो लोग यूएस में जाते हैं, वहाँ पे सर्व करते हैं और वहाँ से वापस नहीं आते। तो दुनिया के जो अच्छे से अच्छे दिमाग हैं वो यूएस ने अपने पास इकट्ठे किए हुए हैं। यानी आप इस हद तक देखें कि
अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक जर्मन जीव था, जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जब जर्मनी के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर जब ये मामलात ख़राब हुए तो वहाँ से बहुत सारे लोगों ने हिजरत की, और उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो यूएस का रुख उन्होंने किया। तो उसमें भी उन्होंने, यूएस ने पनाह दी। और एक अमेरिकन ड्रीम की आपने बात सुनी होगी कि यूएस बड़ा इसके ऊपर एक उसको एक प्राइड है कि वो लोगों को, अच्छे ब्रेन्स को फुल ब्राइट्स स्कॉलरशिप्स हों या वैसे इमदाद हो या वैसे नेशनैलिटी हो, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जिस तरह से वहाँ पे है वहाँ और किसी जगह पे नहीं है। इवन आप देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक में आप चले जाएँ, गल्फ़ के अंदर आप चले जाएँ, तो आपको वो राइट्स नहीं मिलते जो यूएस के अंदर आपको जाके राइट्स मिलते हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो टेक्नोलॉजी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके नासा के अंदर भी आपको इंडियन, पाकिस्तानी, कोरियन साइंटिस्ट, इवन चाइनीज़ साइंटिस्ट, इवन रशियन साइंटिस्ट आपको काम करते हुए मिलेंगे। और इसी तरह से जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स जो हैं वो ग्रांट्स पूरी दुनिया से लेते हैं। पूरी दुनिया में प्रोफेसर जो हैं वो यूएस की यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होकर ग्रांट्स लेते हैं। इवन जो उनके एनिमीज़ हैं, इवन कोल्ड वॉर के दरमियान में भी रशिया के जो प्रोफेसर्स थे, जो रशिया के काबिल लोग थे, अगर वो यूएस के साथ या यूएस जाते थे तो उनको वहाँ पे नेशनैलिटी भी मिलती थी और अभी भी मिलती है। सो ये एक यूएस का एक सिस्टम है जिसकी वजह से जो है ना इकोनॉमिक पावर वो है, टेक्नोलॉजी में वो आगे है। फिर ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी जो है वो उसको प्रमोट करता है एज ए ग्लोबल लीडर के तौर पे। यानी एक हर लीडर की ज़ाहिर एक 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 विजन होता है, एक सोच होती है। इसी तरह ग्लोबल लीडरशिप पे अगर आप देखें तो यूएस की एक सोच है, एक उसकी कह लें कि एक विजन है दुनिया में, और वो विजन उसका डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ, आप कह लें कि बिजनेस प्रोडक्शन, कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वो फ्री मार्केट इकोनॉमी पे यूएस का एक बिलीफ है और वो उसको प्रमोट करता है पूरी दुनिया में। सो ग्लोबल लीडर के तौर पे आपको क्या नजर आता है कि एक तो वो टेक्नोलॉजी में लीड करता है। टेक्नोलॉजी में लीड करने की आप मिसालें अगर दें तो उसमें आप जो स्पेस जो रेस है उसमें यूएस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जेम्स वेब टेलीस्कोप उन्होंने अभी लॉन्च की है। यानी ये वो चीज़ें हैं जिसमें वो आगे है। फिर वो आप देखें कि सोशल मीडिया देख लें, फ़ोन्स देख लें, आप गाड़ियाँ उनकी देख लें। और फिर वैक्सीनेशन की जब बात आई तो यूएस की वैक्सीन सबसे बेस्ट हुई और जल्दी से जल्दी उन्होंने वैक्सीन्स बना ली ताकि ग्लोबल लेवल पे कर्व किया जाए कोविड को। और इसी तरह जो बाकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें भी लीड करता है, लेकिन साथ ही साथ वो फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी आइडियाज़ को भी वो लीड करने की एक उसकी है कि वो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स को भी, रूल ऑफ लॉ, इनको वो प्रमोट करता है इंटरनेशनल लेवल पे। सो एज ए ग्लोबल लीडर आप इसको जो पॉजिटिव देखते हैं तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूएस का एक बहुत बड़ा रोल है। यूएन के पीछे हमने पढ़ा कि यूएन में वो बड़ा रोल प्ले करता है, उसको इन्फ्लुएंस भी करता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके में वो अपनी पॉजिटिव रोल भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है। अब देखें इसको थोड़ा सा हम क्रिटिकली अगर देखें तो यूएस के बहुत बहुत सारे अच्छे काम भी हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से, और कुछ ऐसे भी हैं जो सेल्फ इंटरेस्ट में उन्होंने इस तरह के भी किए हैं जो जिन पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। मसलन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से बात करें तो पॉवर्टी रिडक्शन में यूएस ने बहुत ज़्यादा काम किया है। यूएस एड एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका प्रोग्राम है। इसी तरह से इकोनॉमिक एड देना, आईएमएफ के अंदर उनका इन्फ्लुएंस, जो मुल्क अगर उनकी इकॉनमी ख़राब हो रही हो, तबाह हो रही हो, तो उनको स्टेबलाइज करना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा रोल है। पॉवर्टी रिडक्शन के लिए वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा रोल है। तो ये आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन आप नेगेटिव चीज़ों में देखें तो यूएस जो है वो इंस्टीट्यूशंस को इग्नोर कर देता है जब उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है। जैसे 2003 की इराक वॉर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यूएन ने इसको सैंक्शन नहीं किया था, यूएन ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद यूएस और उसके एलाइज ने इराक के ऊपर हमला किया था। सो एक नेगेटिव चीज़ भी यहाँ पे आ जाती है। फिर नेटो के अंदर अगर यूएस ना हो तो नेटो नहीं चल सकेगी। यूरोप का जितना मर्जी आप उसको इत्तेहाद देख लें, यूरोपियन यूनियन को देख लें, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, उनकी आपस की कोऑपरेशन जितनी मर्जी आप देख लें, जब तक अमेरिका का हाथ यूरोप के ऊपर है तब तक नेटो और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन और सब कुछ चल रहा है। जिस दिन अमेरिका ने अपना हाथ वहाँ से उठा लिया तो यूरोप की जो सारे की सारे इश्यूज हैं वो दोबारा सामने आना शुरू हो जाएंगे।
तो यूएस का ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक रोल इस तरीके से भी है कि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को प्रमोट करने की कोशिश करता है, रेगुलेशंस को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से है, तो वो वर्ल्ड जो फ्री ट्रेड है उसके अंदर उसका बैरियर कम करने में वो काम करती है, और रूल्स और रेगुलेशंस को प्रमोट करने की कोशिश करती है। और अमेरिका इस चीज़ को बड़ा प्राइड समझता है अपने लिए कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को वो सपोर्ट करता है। उसमें ज़ाहिर है हिपोक्रेसी भी कुछ चीज़ों में आ जाती है, लेकिन बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ों में वाकई रूल्स बेस्ड सिस्टम इन प्लेस्ड हैं, एटलीस्ट उन लोगों के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जो कुछ स्टेट्स जो हैं वो तो अपनी मर्जी कर लेती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो दे अबाइड बाय द रूल्स सेट बाय द सुपर पावर दैट इज द यूएस। फिर मिलिट्री और सिक्योरिटी लीडरशिप में अमेरिका जो है वो भी बहुत ज़्यादा आगे है। आप देखें कि यूएस की 800 से ज़्यादा बेसिस हैं पूरी दुनिया के अंदर। 800 बेसिस, यानी दुनिया में 192 ममालिक हैं और 800 बेसिस अमेरिका की सिर्फ उन ममालिक के अंदर हैं। सो एक एक मुल्क के अंदर 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 बेसिस जो है वो यूएस ने बनाई हुई है। पूरी दुनिया के अंदर 800 से ज़्यादा बेसिस को यूएस कंट्रोल कर रहा है। वहाँ पे उसके आर्मी मौजूद है, वहाँ पे उसके वेपन्स मौजूद हैं, वहाँ पे उसके टेक्नोलॉजिकली जो रेडार सिस्टम्स हैं वो मौजूद है। फिर इस तरह हाई सीज की अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में यूएस के जो बेड़े हैं वो मौजूद हैं, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस यूएस कहता है कि आप कहीं पे भी हम इंटरनेशनल वाटर्स में हम जा सकते हैं। साउथ चाइना सी में वो कई दफ़ा फोन ऑप्स उसको कहते हैं, तो वो ऑपरेशंस लीड करते हैं। तो उसमें कई दफ़ा जो है वो मसलन चाइना की तरफ से एक आती है, उसमें रिटेलिएशन तो नहीं कह सकते लेकिन कंडमनेशन एटलीस्ट आती है। लेकिन यूएस कहता है कि नहीं, ये जो है इंटरनेशनल वाटर्स हैं, तो हमने इसके अंदर रहना ही रहना है। इसी तरह आप देखें कि यूएस जो है वो कुवैत को, सऊदी अरेबिया को, इन गल्फ कंट्रीज को, जापान को, यूरोप को एक शील्ड देता है डिफरेंट वेपन्स के ज़रिए से, बहरी बेड़ों के ज़रिए से। जो आपकी खलीज फारिस है, ईरान और गल्फ के दरमियान में, वहाँ पे कतर के अंदर यूएस के बहरी बेड़े मौजूद हैं। तो यानी आप मिलिट्री लीडरशिप आप देखें और सिक्योरिटी के हिसाब से भी देखें तो यूएस दुनिया में सबसे आगे है, और वो इस चीज़ को हमेशा असर्ट करता है रहता है। फिर ग्लोबल सिक्योरिटी मैटर्स के साथ साथ अगर आप देखें कि जो न्यू चैलेंजेस हैं दुनिया को सिक्योरिटी के हवाले से, यानी वो जो अभी इश्यूज आ रहे हैं पेंडेमिक्स के हवाले से या क्लाइमेट चेंज के हवाले से, प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी उसके में वो नहीं थी, आप कह लें कि इंक्लूसिव नहीं थी, वो दुनिया के साथ नहीं चले। उन्होंने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से भी अपने आप को निकाल लिया। लेकिन जैसे ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उन्होंने दोबारा पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अंदर शामिल होने का फैसला किया और दोबारा लीड करने का फैसला किया क्लाइमेट इश्यूज़ के ऊपर। फिर इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे भी यूएस कोशिश करता है कि लीड करे। और जो ट्रेड है उसमें भी ख़ास तौर पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है कि अगर चाइना फॉर एग्जांपल अगर उनको इन्फ्रिंज करता है दूसरों के कॉपीराइट्स को, उनको कॉपी करके उनकी टेक्नोलॉजी चोरी करके करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे भी यूएस काफ़ी ज़्यादा उसको कंट्रोल करने की या उसको आगे अपोज करने की कोशिश करता है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद जब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे जो चैलेंजेस हैं वो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज हमने देख लिया, और इन्वायरमेंटल लीडरशिप उसमें मैंने आपको बता दिया पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का। फिर चेंजिंग डायनामिक्स क्या है, मल्टीलैटरलिज्म की तरफ हम मूव कर रहे हैं। उसमें चाइना जो है वो राइज कर रहा है एज अ रीजनल पावर के तौर पे। फिर इंडिया जो है वो राइज कर रहा है आगे, जो आगे दुनिया में नज़र आ रही है। जर्मनी उसमें एक बहुत बड़ी मीशत है, लेकिन उसकी आर्मी नहीं थी। लेकिन जब चाइना को हम देखते हैं तो जब उसकी मीशत स्ट्रॉन्ग हुई है तो उसकी आर्मी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, और वो अपने आप को असर्ट कर रहा है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, ख़ास तौर पे साउथ चाइना सी के अंदर। लेकिन जो बाकी एरियाज़ हैं, यानी अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, इवन यूरोप के अंदर, तो हमें एक मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जो है वो नज़र आती है। जो दुनिया का एक वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होता हुआ नज़र आता है। लेकिन उसमें भी जो यूएस है वो
कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के ज़रिए से इस सारे सिस्टम को होल्ड करने की। उसमें एक वो सिक्योरिटी कॉम्पिटिशन में भी इन्वॉल्व है। मैंने आपको बताया कि क्वाड का उन्होंने साइन किया, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मुल्क हैं उसके अंदर। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर सबमरीन्स का भी मुआहदा यूएस और यूके ने किया है। लेकिन एक दूसरी तरफ उसके अंदर वो कुछ मल्टीलैटरलिज्म के जो अकॉर्ड्स हैं उनको भी वो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है, तो उसमें वो चाइना के साथ कोऑपरेट करने की भी कोशिश कर रहा है, ख़ास तौर पे क्लाइमेट इशू के हवाले से। और जो साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी यूएस की कोशिश है कि इसको इन इश्यूज़ को, जो कि किसी एक मुल्क के इशू नहीं है, जिसको एक मुल्क सॉल्व नहीं कर सकता, तो उस मल्टीलैटरलिज्म को एक्सेप्ट करके वो उसके अंदर, ये भी एक लीडर का रोल है ज़ाहिर है कि एक आप एक लीडरशिप के ज़रिए ही आप इस चीज़ को कर सकते हैं कि आपने एक चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, यहाँ पे जो है वो हमें अपना वो उसके अंदर कह लें कि सेल्फ इंटरेस्ट को या नेशनल इंटरेस्ट को थोड़ा सा हमने पीछे रखना है, क्योंकि ये ग्लोबल इशू है और एट द एंड ऑफ द डे ग्लोबल इश्यूज हमें इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। सो फिर उसके बाद डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर में तो खैर यूएस का कोई मुकाबला मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। चाइना इसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। आप देखें कि आप सॉन्ग्स देखते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश दी हमें बिल्कुल अंग्रेज़ों ने है, यूके से आई है, लेकिन बहरहाल यूएस की लैंग्वेज भी वही है, तो अब अमेरिकन इंग्लिश बोली और समझी जाती है दुनिया में। उसके बाद फिर बॉलीवुड की मूवीज़ हम देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सारी ऐप्स हम अमेरिका से लेके आ रहे हैं। हमें इतना पता इंडिया के बारे में नहीं है जितना हमें अमेरिका के बारे में पता है। हम यूएस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपने सीएसएस की प्रिपरेशन के अंदर। इसी तरह और जो उनके यानी कल्चरल जो उनकी प्रोग्राम्स हैं, मैंने आपको हवाला दिया उसका प्रोग्राम्स का, जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, ये यूएस एड के प्रोग्राम्स हैं, या आप लाइब्रेरीज के अंदर आप लोगों में से लोग जाते होंगे, जो लाइब्रेरी इसमें जो लाइब्रेरी है इसके प्राइम मिनिस्टर हाउस के बैक साइड पे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर भी लिंकन कॉर्नर बना हुआ है। तो लिंकन कॉर्नर को भी जो है वो काफ़ी लाइब्रेरीज के अंदर ये इस्टेब्लिश किया है यूएस ने, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको फंडिंग कर रहा है। तो ये सॉफ्ट पावर के जो प्रोग्राम्स हैं, इसके अंदर यूएस का एक जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा है, और उसको कम्पीट करना, उसको काउंटर करना चाइना के लिए तो पॉसिबल किसी सूरत में भी नहीं है। फिर इसी तरह अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले से देखें तो यूएस ने काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली हेल्प की है दूसरे मुल्कों की, वो भी एक सॉफ्ट पावर में शामिल होती है। लोन आप देख लें कि अब पाकिस्तान के ऊपर सॉफ्ट पावर कैसे यूएस इस्तेमाल करता है। जब आईएमएफ की बात आती है, वर्ल्ड बैंक की बात आती है, जब फैटिफ की बात आती है, तो ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये यूएस ने बनाए हैं, यूएस उनको लीड करता है और उनके ज़रिए से वो अपनी पावर को असर्ट करता है दूसरे मुल्कों के ऊपर। सो ये पॉजिटिवली भी असर्ट करता है। वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूएस ने बहुत ज़बरदस्त की हैं दुनिया में, जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। हम ऑब्वियसली हमारे जहन में यूएस का एक नेगेटिव इमेज जाता है, लेकिन आप ये भी देखें कि यूएस एक ऐसा मुल्क है, हिस्ट्री के अंदर आप इसको अगर कंपेयर करें तो यूएस ने कोई अपनी एम्पायर नहीं खड़ी की। बिल्कुल इसने अटैक किया मिडिल ईस्ट के अंदर भी, अफगानिस्तान में भी अटैक किया, बिल्कुल ये एक्नॉलेज करने वाली बात है, इराक भी है उसमें। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें तो यूके ने क्या किया था, जब यूके के पास पावर आई थी तो उसने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। जब फ्रांस के पास पावर आई थी तो उसने आधा अफ्रीका अपने कब्जे में कर लिया था। जब जर्मनी के पास पावर आई थी तो उसने 6 लाख यहूदियों को और 10-12 लाख दूसरे लोगों को, कालों को, जिप्सीज को, उनको कत्ल करना शुरू कर दिया था और कब्जे करना शुरू कर दिए इधर उधर। बर्मा पे अटैक किया। जापान के पास जब पावर आई तो उन्होंने फिलीपींस के ऊपर अटैक किया, चाइना के ऊपर अटैक किया, हर तरफ उन्होंने तबाही मचा दी। लेकिन यूएस ने एक ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि इन्होंने अपने मुल्क के अंदर रह के इस तरह से मिलिट्री को एंगेज नहीं किया जिस तरह पिछली पावर्स ने किया था। अगर किया भी है तो फॉर द शॉर्ट टर्म किया है। जैसे अफगानिस्तान के अंदर था तो ये 20 साल की एक जंग थी, ऑल्दो कि ये लंबी हो गई, लेकिन कहीं पर्पज़ इनका, बेसिक पर्पज़ इसका ये नहीं था। और इराक वॉर जो थी वो भी 10 साल सिर्फ, उसके बाद यूएस वहाँ से निकल गया। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज अपनी जगह पे हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यूएस एक ईवल सुपर पावर के आप उसको नहीं देख सकते, इट्स अ कम्प्लेक्स थिंग। तो आपने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देखना होगा ग्लोबल लीडरशिप के तौर पे। फिर हम ये देखते हैं, ये भी जो अगले कंसर्न्स हैं हमारे, ये इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं यूएस के, जो कंसर्न्स हैं दुनिया के हवाले से। देखें, जो एक गांव का चौधरी होता है उसने गांव के हवाले से सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि गांव के अंदर कोई आ जा रहा है तो वो कौन है, कहीं चोरियां ना हो, दूसरा हालात ठीक हों, लोगों के आपस में लड़ाइयाँ ना हों, कोई बंदा अगर उसकी चौधराहट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है तो उसका वो बंदोबस्त कर दे, कहीं
तो यानी ये कुछ चीज़ें होती हैं जो सुपर पावर होती है उसको करनी पड़ती हैं, और उसके एक कंसर्न्स होते हैं पूरी दुनिया के हवाले से। क्यों? क्योंकि एक तो ज़ाहिर है एक अपने एक मुल्क के हवाले से, और दूसरा वो गाँव का चौधरी है, ग्लोबल सुपर पावर है, तो उसने बाकी मुल्कों के भी जो है वो कह लें कि अगर आप उसको एक कलोकियल लैंग्वेज में कहें तो उन्होंने ठेका लिया हुआ है पूरी दुनिया का। सो पहला कंसर्न यूएस का क्या है? नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म। टेररिज्म जो है ये 2001 के बाद ज़्यादा ऐड हो गया है। इससे पहले यूएस को इसकी इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती थी, क्योंकि यूएस के अंदर टेररिज्म के वाक़यात नहीं हुए थे। सो 9/11 के बाद जो है वो टेररिज्म बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे सामने आया है, और ये जो नेशनल सिक्योरिटी है उसका एक बहुत ज़्यादा ये कह लें कि एक सिग्निफिकेंट होमलैंड सिक्योरिटी का एक पार्ट बन गया है। सो यूएस जो है वो उसको इस बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू, लेकिन इसको फिर उसने ग्लोबल लेवल पे वो लेके गया है कि जी ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, तो हमने पूरी दुनिया में से टेररिज्म को ख़त्म करना है। तो हम पूरी दुनिया में से जब टेररिज्म ख़त्म करेंगे तो फिर हमारा मुल्क भी सिक्योर हो जाएगा। और देखिए, अब आप कहेंगे कि जी धमाका तो कहीं हो रहा है अफगानिस्तान में, या अफगानिस्तान में अगर अलकायदा की तंजीम बैठी हुई है तो यूएस को क्या ज़रूरत है कि वो इतना दूर से आके और अलकायदा को ख़त्म करने की कोशिश करें? तो इसका आंसर ये है कि यूएस के इंटरेस्ट्स हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर, उसकी ट्रेड चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, उसका एक मुल्कों के साथ उसका इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट उसको प्रोटेक्ट करने हैं। सो अगर एक मुल्क के अंदर उसको लगता है कि टेररिज्म इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो टेररिज्म फैलेगा, तो वो फिर उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ग्लोबल लीडर है, तो इसने प्रिवेंट करना है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को कि कहीं ये आग फैलती फैलती उस तक ना पहुंचे, या उसके जो इंटरेस्ट्स हैं उसको हार्म न करे पूरी दुनिया के अंदर। फिर दूसरी चीज़ जो यूएस बहुत ज़्यादा कंसर्न रखता है वो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से मुराद ये है कि आपके पास जो मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, वो तो ठीक है कि न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं, लेकिन ये फैलना नहीं चाहिए। मसलन अगर पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है न्यूक्लियर पावर के तौर पे, तो अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उससे कहीं किसी दूसरे और मुल्क के पास ये वेपन्स ना पहुंचे। उसके पीछे लॉजिक या रैशनल क्या है? वो ये है कि जितने मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा होंगे, इतना ज़्यादा खतरा होगा उनके यूज़ होने का। सो ये कुछ खास पावर्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये एक रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन इसको आगे फैलना नहीं चाहिए। अगर ये फैलेगा तो ये बहुत ज़्यादा ये नुकसान का बायस होगा, फिर ये गलत हाथों में पहुंचने का खतरा है। अगर ये टेररिस्ट के हाथ पहुंच गया तो फिर ये इसका एक और ही मतलब इसका एक नतीजा निकलेगा। सो यूएस क्या करता है, उसको इंश्योर करने के लिए डिफरेंट निगोशिएशंस करता है मुल्कों के साथ। उनको जैसे ईरान JCPOA डील थी, ईरान न्यूक्लियर डील थी यूएस की, उसमें उसने ईरान को ये उसको इंसेंटिव्स दिए कि आप हमसे ये इंसेंटिव्स लें, लेकिन आप जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ना जाएं। ये इंस्टेबिलिटी फैलती है रीजन में, तो हम आप पे पाबंदियां भी हटाते हैं और आपको ट्रेड में भी शामिल करते हैं। आपको डिफरेंट जो है वो न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम के लिए आपको न्यूक्लियर एनर्जी की भी हम आपको अलाउ करते हैं, लेकिन आप जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ना जाएं। सो ये क्या था कि एक प्रिवेंट किया जाए एक मुल्क को, उसके लिए उसने फिर एक मुआहिदा करने की कोशिश की। फिर यूएस का एक कंसर्न जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड भी है। साउथ चाइना सी को जब आप देखते हैं तो साउथ चाइना सी के अंदर से मोर देन $3 ट्रिलियन की ट्रेड होती है हर साल। अब वो ट्रेड पैसिफिक ओशन के के थ्रू यूएस का कंसर्न है, क्योंकि उस ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएस के साथ लिंक्ड है। अब वो जापान भी उसमें शामिल है, उसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें दूसरे ममालिक जो उस खत्े के हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई या फिलीपींस वगैरह, वियतनाम वगैरह भी शामिल है, लेकिन मेजर प्लेयर वहाँ पे यूएस है। सो वहाँ पे भी उसका एक इंटरेस्ट आ गया। फिर आप देखें कि जो स्वेज कनाल है, फॉर एग्जांपल अगर स्वेज कनाल बंद होती है तो उस पर भी यूएस के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो हार्म होते हैं। इसी तरह अगर आप पर्शियन गल्फ को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी यूएस का इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि जो उसका ऑयल है वो उसकी सप्लाई चलती रहे ग्लोबल लेवल पे। सो एक उसका यूएस का कंसर्न ये भी है कि जब ट्रेड रुकेगी तो झगड़े होंगे, लड़ाई होंगी, फसाद होगा। तो आप ट्रेड जितनी ज़्यादा होगी, इतने जिस तरह वो इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कि जब ट्रेड ज़्यादा होती है तो मुल्क आपस में लड़ाइयाँ कम करते हैं, तो ये भी एक यूएस का इंटरेस्ट है। उसके लिए फिर यूएस जो है वो फैसिलिटेट करता है डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स को, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शामिल है।
फिर क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यूएस का एक बहुत जो B3W प्रोग्राम है यूएस का, अगर आपने उसको स्टडी किया हो, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, उसके अंदर खास तौर पे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की क्लॉज को शामिल किया गया है। और ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का अगला पॉइंट भी है, तो B3W की मैं जब बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर वो भी मैं शामिल कर लेता हूँ कि उसके अंदर डेमोक्रेसी, ह्यूमन और वुमेन राइट्स का भी उसमें प्रोग्राम शामिल है। यानी बिल्ड बैक बेटर बेटर वर्ल्ड, जिसमें $40 ट्रिलियन की यूएस ने इन्वेस्टमेंट करने का प्रोग्राम बनाया, तो उसने ये चीज़ साथ में लाजमी शामिल की कि जिन मुल्कों के साथ पार्टनरशिप होगी वहाँ पे डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाएगा, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाएगा, वेमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। सो यानी यूएस का ये कंसर्न जो है वो क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ और ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा है। सो उस पर यूएस जो है वो काफ़ी एफर्ट्स करता है, पैसा खर्च करता है, अपना टाइम लगाता है और अलायंसेस बनाता है, एग्रीमेंट्स करता है ताकि मुल्कों के साथ वो इस चीज़ को इंश्योर कर सके। फिर इसमें ग्लोबल हेल्थ और पेंडेमिक्स मैंने आपको बता दिया, इबोला, HIV वगैरह, कोविड-19 में जो यूएस का रिस्पांस था वो काफ़ी अच्छा था। ऑल्दो इस दफ़ा चाइना जो है उसने बड़ा अच्छा कम्पीट किया यूएस के साथ इस मामले में। साइनोफार्म वगैरह, इस तरह की जो साइनोवैक वगैरह जो वैक्सीन्स थी वो बड़ी जल्दी मार्केट में आ गई, लेकिन बहरहाल फिर भी जो वैक्सीन्स जो यूएस की थी उनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा थी मॉडर्ना वगैरह की, तो उसमें भी फिर यूएस को आप एक लीडरशिप, लेकिन एक खास आप कह सकते हैं चैलेंज बहरहाल है, लेकिन यहाँ पे भी आप कहेंगे कि लीडरशिप इस वक्त भी यूएस के पास ही है। फिर रीजनल सिक्योरिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स, यूएस यानी मिडल ईस्ट हो गया, एशिया हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया, ये हॉट पॉइंट्स हैं, फ्लैश पॉइंट्स आप इनको कह लें डिफरेंट पावर्स के दरमियान में। यानी जो मिडल ईस्ट है वहाँ पे तो खैर एक इजराइल बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट है यूएस का, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे रखता है और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पे रशिया के साथ राइवलरी, और जो एशिया है ख़ास तौर पे इंडो पैसिफिक जिसको का नाम दिया जाता है, जो कि एशिया पैसिफिक पहले कहा जाता था, तो ये एशिया पैसिफिक जो है यहाँ पे चाइना यूएस राइवलरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसका एक इंटरेस्ट यूएस का बहुत ज़्यादा बन गया है। फिर साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेटिव वॉरफेयर जो है, इसमें भी यूएस का एक कंसर्न है कि साइबर अटैक्स ना हों। अब साइबर अटैक्स यूएस के ऊपर भी नहीं होने चाहिए और बाकी ग्लोबल लेवल पे भी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा उससे सफ़र होगी। सो यूएस उसमें भी एक अपना इंटरेस्ट रखता है और कंसर्न यूएस का है, तो उसमें फिर वो एक्ट करता है डिफरेंट मौक़ों के ऊपर। फिर इमिग्रेशन और माइग्रेशन के इश्यूज भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूएस को इम्पैक्ट करते हैं। तो यूएस की कोशिश होती है कि किसी मुल्क में रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा ना हो। ऑल्दो अगर आप फिर क्रिटिसाइज करने की बात करेंगे तो मिडल ईस्ट के अंदर यूएस की वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ, जिसकी वजह से रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा यूरोप में गए। उसमें यूरोपियन पावर्स भी इन्वॉल्व थी, यूएस भी इन्वॉल्व था, रशिया भी इन्वॉल्व था, टर्की भी इन्वॉल्व था, सीरिया में ख़ास तौर पे। तो बहरहाल फिर भी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स यूएस की तरफ से चलती रहती हैं कि इस तरह के इश्यूज कम से कम पैदा हों। एटलीस्ट ऑन पेपर ये उनकी फ़िलासफ़ी ज़रूर है, प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट हो या ना हो ये एक डिफरेंट इशू है। फिर यूएस की एक आदत है, एक बज़ाहिर एक बहैसियत एक सुपर पावर यूएस की एक बहुत बड़ी आदत है, वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और पार्टनरशिप्स बनाता है दूसरे मुल्कों के साथ। अगेन ये एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। अगर आप यूके को देखें तो इस तरह से अलायंसेस का काम यूके ने नहीं किया था। यूके एज अ सुपर पावर जब था तो अल्दो उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम यूरोप में मेंटेन किया था और अलायंसेस फ्रांस के साथ फॉर एग्जाम्पल उनके मुआहदे हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, और एक अलायंसेस की कैफियत आप कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह की अलायंसेस यूएस ने मेंटेन की हैं और बनाई हैं, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है हिस्ट्री में। जापान के साथ, जर्मनी, यूरोप के साथ इसके अलायंसेस, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अब इसकी क्वाड के आप देखें, फिर इंडिया को अपने साथ मिलाया है इसने। तो इसका एक बड़ा एक्टिव रोल है यूएस का अलायंसेस फॉर्मेशन के अंदर। जहाँ पे भी इसको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है ये अकेला नहीं उसको एड्रेस करता, वो साथ में 2-4 और मुल्कों को अपने साथ मिलाता है और फिर उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। जिस तरह आप चाइना और यूएस का कंपटीशन है, तो यूएस चाइना कंपटीशन के अंदर आपको बड़े इंपॉर्टेंट एक्टर्स जो हैं वो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया नज़र आएंगे। तो ये एक्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनको यूएस ने एक्टर बना दिया है, इंपॉर्टेंट बना दिया है इनको। यूएस ने जो है वो यानी अपने साथ मिलाया है ताकि जो चाइना प्रॉब्लम है उसको काउंटर किया जा सके। सो एक ये भी इंटरनेशनल कंसर्न है यूएस का कि जो है ना वो एक स्ट्रेटजिक अलायंसेस
मुल्कों के साथ उसकी कायम रहनी चाहिए, ताकि जो कॉमन इश्यूज हैं उनको भी सॉल्व किया जाए, चाहे वो यूएस के अपने नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से हो या वो ग्लोबल लेवल पे हो। तो यूएस का एक हमेशा से ये रोल रहता है कि वो इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करने की कोशिश करता है। जिस तरह फैटिफ की अगर आप बात करें, FATF की, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है जिसको यूएस ने सपोर्ट किया है और उसके साथ बाकी मुल्क भी शामिल हैं। इसकी अगर आप ग्लोबल रीच चेक करें या इसका जो बेनिफिट्स अगर आप चेक करें, इवन पाकिस्तान के लिए फैटिफ के जो बेनिफिट्स अगर आप चेक करें, तो आपको वाकई लगता है कि ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की रजीम है यूएस की, ये बेनिफिशियल है फॉर द होल वर्ल्ड। जी, अब हम आते हैं कि जो बिल्कुल करंट इश्यूज हैं यूएस और यूएस के जो एलाइज हैं उनके, और ख़ास तौर पे यूएस हिस्ट्री के हवाले से। इसमें मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट्स जो है वो बताऊंगा। काफ़ी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी जो पढ़ी हैं इंटरनेशनल कंसर्न्स के अंदर, वही आप चाइना के ऊपर भी करेंगे, लेकिन जो है फिर भी आप इसको थोड़ा सा देखेंगे ज़रूर। जहाँ तक इसको स्टडी करने के हवाले से सवाल है, तो ख़ास तौर पे ये जो क्वेश्चन है यूएस चाइना राइवलरी के हवाले से, तो ये किसी न किसी हवाले से पेपर में आना ही है, अनलेस के एग्जामिनर जो है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाके इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये किसी भी पेपर में बिल्कुल इग्नोर हो जाए। करंट अफेयर्स के अंदर इवन हो सकता है कि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर पेपर ये इसमें आ जाए ये क्वेश्चन कि यूएस चाइना राइवलरी का पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये पाकिस्तान को उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ इसमें IR के पेपर में भी ये आ सकता है, यूएस हिस्ट्री के पेपर में भी ये आ सकता है, ये ऐसे के अंदर भी पूछा जा सकता है। सो ये इस वक्त का, क्योंकि ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में इस वक्त यही चीज़ चल रही है, यूएस चाइना और यूएस रशिया, तो इसलिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको आपने करना इस तरीके से नहीं है कि मैंने आपको ये 2 पेजेस 2 सफ़े के दे दिए, नोट्स दे दिए, तो आपने इधर से देख लिया और पॉइंट्स देख के आपने इसको कर लिया, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें हर पॉइंट को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा और इसको आप इसके अलग अलग आप नोट्स बनाएंगे। इसमें मैं थोड़े से आपको नोट्स सेंड करूंगा जो मैंने अपने बनाए थे, उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं। मोस्टली तो आपको उससे कवर हो जाना चाहिए, मेरे नहीं ख्याल कि उसके अलावा अगर आप वो भी कर लें तो बड़ी बात होगी। लेकिन बहरहाल जो अगर उसमें से कोई चीज़ मिसिंग हो तो आपने कोशिश करनी है, अगर आप वो चीज़ कर लें तो उसके बाद फिर आप इन पॉइंट्स को अलग अलग एक्सपेंड करें। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट्स आपके इस पेज पे लिखे हुए हैं 5-6 पॉइंट्स हैं, उसमें हो सकता है कि टेक्नोलॉजी और इसका टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन है यूएस और चाइना के दरमियान में, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए और सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर आपको इतना ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़े, आपको 6-7 सफ़े लिखने हो, तो फिर आप इन स्लाइड्स तो फिर आपके लिए रेलेवेंट हो जाएंगी कि आप कहेंगे सर हमने तो टॉपिक तो कवर किया था यूएस चाइना राइवलरी का, लेकिन ये उसने इस एंगल से पूछ लिया तो ये तो हमने डिटेल में नहीं किया हुआ था। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने 10 डायमेंशन से, अलग अलग डायमेंशन से, हर डायमेंशन के ऊपर आपने 5-7-8 पेजेस की आपके पास एहलियत होनी चाहिए कि आप लिख सकें। सो मैं आपको थोड़ा सा समरी में बताऊंगा। यूएस और चाइना की जो राइवलरी है वो स्टार्ट होती है 1949 के अंदर। 1949 के अंदर चाइना के अंदर कम्युनिस्ट इनकलाब आया था, माओ जेडोंग जो है वो उन्होंने लीड किया था, और चाइना जो मेनलैंड चाइना है वहाँ पे जो है ये कम्युनिस्ट्स ने कब्जा कर लिया था माओ जेडोंग की क़यादत में। और वहाँ पे जो पहले हुकूमत थी वो नेशनलिस्ट्स की हुकूमत थी जिसको यूएस सपोर्ट किया करता था, और वो नेशनलिस्ट जो थे, चियांग काई शेक उनके लीडर थे, उन्होंने भाग के पनाह ली ताइवान के अंदर। सो यूएस की वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि कम्युनिज्म तो यूएस के लिए बहुत एक इट्स व्हाट वाज अ बेन फॉर यूएस। यूएस ने जो है इस चीज़ को बहुत अपने आप को एक इस मुल्क को, चाइना को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और शायद आपको पता हो कि ताइवान जो है उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC उसको बोलते हैं। सो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ये 1971 तक यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर रहा है, इसके पास वीटो पावर होती थी। 1971 तक चाइना, यूएस जो है वो समझते यही था कि चाइना है ही वही जो चियांग काई शेक की हुकूमत ताइवान में बैठी है। सो वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को तस्लीम ही नहीं करता था। रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान जिसको बोलते हैं वो सिर्फ उसको तस्लीम करता था और उसी के पास वीटो की पावर थी। सो 1971 के अंदर रिचर्ड निक्सन ने जो है वो चाइना का दौरा किया था, और इस दौरे के बाद फिर यूएस ने जो है वो रिकग्नाइज किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि जो मेनलैंड चाइना है उसको। और रिकग्नाइज करने के बाद फिर जो सीट थी, परमानेंट सीट थी, वो चाइना को मिली और सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर चाइना बना।
और वीटो पावर फिर इनके पास आई। सो उससे पहले एक हॉस्टाइल रिलेशंस थे यूएस और चाइना के। कोरियन वॉर हुई थी 1952 के अंदर, हम वो पढ़ आए हैं पीछे। कोरियन वॉर के अंदर चाइना ने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया था और यूएस ने साउथ कोरिया को सपोर्ट किया था। और इस हद तक मामला आ गए थे कि जो जनरल थे, जनरल मैकार्थर, उन्होंने ये कहा था, इंसिस्ट किया था कि यूएस जो है वो इन्वेड करे मेनलैंड चाइना पे, और अगर ज़रूरत पड़े तो न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ करें। इस बात पे फिर जनरल मैकार्थर को हैरी एस ट्रूमैन ने डिसमिस कर दिया था सर्विस से। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मुश्किल यानी या कितने कशीदा ताल्लुकात थे यूएस और चाइना के 1951-52 के अंदर। और ये ताल्लुकात कशीदा ही रहे 1971 तक। 71 में जब ये सिलसिला हुआ तो उसके बाद फिर 1979 के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स स्टार्ट हुए, और जो है यूएस ने एक्सेप्ट किया चाइना की वन चाइना पॉलिसी की। तो ये भी हम देखते हैं कि वन चाइना पॉलिसी इसमें क्या थी यूएस हिस्ट्री के अंदर, इसका है सच आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चाइना जो है वो बिलीव करता है कि ताइवान, हांगकांग, मेनलैंड चाइना ये सारा एक ही है, और वन चाइना टू सिस्टम्स पे बिलीव करता है कि हमारा हिस्सा है, और ताइवान को हम एट सम पॉइंट इन फ्यूचर हम इसको अपना हिस्सा बनाएंगे। और यूएस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसका एक एम्बिग्विटी यूएस ने रखी हुई है। सो इकोनॉमिक टाइज फिर जो है वो 1979 के अंदर स्टार्ट होना शुरू हुए, और वहाँ पे 1979 के अंदर चाइना ने ओपन करने की जो है वो पॉलिसी स्टार्ट की। इकोनॉमिक जो है वो लिबरलिज्म चाइना ने स्टार्ट किया। तो उसकी वजह से फिर जो है वो यूएस और चाइना आपस में थोड़ा सा क्लोज हुए। मार्केट इकोनॉमी चाइना ने स्टार्ट की। डेंग शाओपिंग उनके लीडर थे चाइना के, जिन्होंने ये सारा रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू किया, और चाइना जो है वो दुनिया के साथ इंटीग्रेट होना शुरू हुआ और यूएसएसआर से अलग होना शुरू हुआ। लेकिन जो इकोनॉमिक टाइज थे वो कुछ कशीदा हुए 1989 के अंदर आके, जब एक टियाननमेन जो है वो स्केयर का वाक़या हुआ था। ये प्रोटेस्ट थे, टियाननमेन स्केयर जो है वो चाइना के अंदर है। वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, तो चाइना ने वहाँ पे क्रैक डाउन किया था और बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी। कितनी हुई थी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल उसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो है वो कशीदगी आई यूएस और यूएन चाइना के ताल्लुकात में। इसको ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ के हवाले से और डेमोक्रेसी के हवाले से यूएस ने बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया। अगर आप प्रेजेंट रिलेशंस ये इसी तरह यानी जो है ना ऊपर नीचे होते रहे रिलेशनशिप्स, लेकिन जो 2002 में जो है वो चाइना को सपोर्ट किया यूएस ने, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाइना शामिल हुआ। उसके बाद फिर चाइना का जो राइज था वो इतना ज़्यादा था कि जिसकी वजह से फिर यूएस को थ्रेटन फील हुआ। और 2011 के अंदर हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी यूएस की, जिन्होंने पिवट टू एशिया की पॉलिसी का ऐलान किया बराक ओबामा के प्रेसिडेंसी के अंदर। इसका मकसद ये था कि यूएस अपनी अब जो फोकस है वो यूरोप से हटा के अब वो एशिया की तरफ, इंडो पैसिफिक की तरफ, एशिया पैसिफिक की तरफ रखेगा, और चाइना को कंटेन करने की कोशिश की जाएगी। 2013 के अंदर चाइना ने ओबोर का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसको बाद में BRI का नाम दिया गया। तो ये BRI जब चाइना ने स्टार्ट किया तो फिर जो रिलेशनशिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गए। ख़ास तौर पे ताइवान के इशू के ऊपर जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा कशीदगी है। और जो नैन्सी पेलोसी हाउस स्पीकर थी पिछली, उन्होंने दौरा भी किया था पिछले साल ताइवान का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कशीदगी आ गई थी मामलात में। अभी के जो रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। कोई $600 बिलियन की ट्रेड है चाइना और यूएस के दरमियान में, जिसमें से $150 बिलियन यूएस एक्सपोर्ट करता है और बाकी 400-450 बिलियन चाइना एक्सपोर्ट करता है। यानी ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, ट्रेड डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा है यूएस का। 450-300 यानी 300 के करीब बिलियन डॉलर्स हैं जो चाइना पॉजिटिव में है और यूएस नेगेटिव में है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा इस पे रौला शौला डाला था और टैरिफ्स लगाने की कोशिश की थी, ताकि जो है वो ट्रेड बैलेंस, जो है ट्रेड डेफिसिट को कम किए जा सके। साथ ही साथ ट्रेड के हवाले से यूएस का कंसर्न मैंने आपको बताया पीछे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से यूएस का कंसर्न हमेशा रहता है। तो चाइना आपको पता ही है कि कॉपी करने में कितने माहिर हैं, तो यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में मैंने आपको सिविल वॉर के बाद बताया था कि सिविल वॉर के बाद पेटेंट्स इशू बहुत ज़्यादा हुए थे और पेटेंट का लॉ स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। कॉपीराइट्स के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। यूट्यूब पे आप कोई वीडियो नहीं चढ़ा सकते, अगर आप वो किसी और की वीडियो हो, अगर उसकी इजाज़त हो तो फिर आप चढ़ा सकते हैं। इतने स्ट्रिक्ट हैं कॉपीराइट्स के मामले में।
और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। सो ट्रेड इम्बैलेंस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है, साइबर अटैक्स का इशू है, जो ये बहुत ज़्यादा यूएस और चाइना के अंदर है। फिर सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स के हवाले से अगर आप बात करें, अगेन मैं बताऊंगा कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पे पूरा अपने अलग से प्रिपेयर करना है इसको, और इसके अलग से नोट्स बनाने हैं ताकि इसके ऊपर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। उसके बाद सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो यूएस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि चाइना जो बढ़ रहा है उसका ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने लग गया है। साउथ चाइना सी, इसके अंदर मैंने बताया आपको ह्यूमन राइट्स के इश्यूज जो हैं वो हैं, हांगकांग है, सिनकियांग का मसला थोड़ा सा है जिसमें यूएस बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है चाइना को। फिर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन से बहुत ज़्यादा थ्रेट है यूएस को, ख़ास तौर पे अगर आप बात करें साउथ चाइना सी के अंदर, तो उसमें हम ये यहाँ पे मैंने शो किया है, ये चाइना का जो है ये साउथ चाइना सी, मलेशिया, ब्रुनाई, वियतनाम, फिलीपींस, ये ममालिक हैं जिसके साथ ये सारा साउथ चाइना सी का शामिल है। तो ये जो पूरा एरिया है साउथ चाइना सी का, यहाँ पे चाइना कहता है कि ये पूरे का पूरा एरिया ये हमारा है, यानी चाइना का ये क्लेम है कि यहाँ पे चाइना एक 9 डैश लाइन लगाता है, जो कि ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो चाइना कहता है तो ये तो है ही सारे का सारा हमारा है, इसमें ताइवान भी शामिल है, इसमें हमने सारे का सारा ये सी जिसमें जो भी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं वो सारी की सारी हमारी हैं। जो इंटरनेशनल लॉ है उसका एक ख़ास 200 नॉटिकल माइल्स जो है वो उसका एक लॉ है, अगर उसको देखा जाए तो ये फिर क्लेम चाइना का गलत बनता है, लेकिन चाइना कहता है कि हमारा क्लेम हिस्टोरिकल क्लेम है, तो हमने ये इस चीज़ को हमने किसी को नहीं देना। सो ये जो रेड लाइन है चाइना कहता है कि ये सारी हमारी है, लेकिन इसमें मलेशिया, ब्रुनाई और फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान, अब ताइवान और चाइना का आपस में क्लेम एक ही है, लेकिन ताइवान कहता है कि हम चाइना हैं और चाइना कहता है कि नहीं हम चाइना है। सो इनका थोड़ा सा ये डिफरेंस है, अदरवाइज ताइवान भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि ये वाकई वन चाइना सॉरी जो ये 9 डैश लाइन है और ये जो साउथ चाइना सी है ये सारे का सारा ये हमारा ही है। यूएस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ख़ास तौर पे ये स्प्रैटले आइलैंड्स और पैरासल आइलैंड्स, ये दो जो हैं ये बहुत बड़े इश्यूज हैं चाइना और यूएस के दरमियान में, और ये स्कारबरो शॉल ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे चाइना जो है अपने इन यहाँ पे छोटे छोटे जजीरे हैं, कुछ नेचुरल हैं और कुछ को चाइना जो है वो डेवलप कर रहा है, अपने खुद से बना रहा है, वहाँ पे बेसिस बना रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त यूएस और चाइना के दरमियान में। तो यूएस क्या करता है कि यहाँ पे अपने बहरी बेड़े, अपने जहाज वो यहाँ पे इन वाटर्स में से गुजारता है, तो वो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस उसको कहता है। तो यूएस कहता है कि नहीं ये सिर्फ आपका नहीं है, ये तो ओपन वाटर्स हैं, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, तो इसको हम जो है इस तरह से आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से एक इंटेंस कंपटीशन है यूएस और चाइना के दरमियान में, जिसको आप जियो पॉलिटिकल इशू कहेंगे और सिक्योरिटी का इशू कहेंगे। फिर टेक्नोलॉजी और कंपटीशन मैंने आपको बताया कि जो है साइबर इश्यूज भी इसके अंदर मौजूद हैं। और फिर एक जो 5G का बहुत ज़्यादा मसला बना था, पीछे आपने सुना होगा जब 5G का एक था कि 5G टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत जल्द आ रही है, हुआवे इसको लेके आ रहा है, लेकिन अमेरिका ने हुआवे पे पाबंदी लगा दी, तो वो सारा काम जो है वो पीछे चला गया। फिर इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा जो है वो कंसर्न यूएस का है कि चाइना इसको डेवलप कर रहा है, तो वो किस तरफ लेके जाएगा, यहाँ पे भी एक कंपटीशन बहुत सख्त है। इसी तरह फिर और भी जो स्पेस रेस है वहाँ पे एक बड़ा टफ कंपटीशन है चाइना और यूएस के दरमियान में। और टेक्नोलॉजी, बाकी भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें भी इनका आपस में बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन चल रहा है। सो एक नई कोल्ड वॉर हमें देखने को मिल रही है, जिस तरह पिछली कोल्ड वॉर में स्पेस रेस बहुत ज़्यादा थी, इसी तरह अब की जो है उसमें नई टेक्नोलॉजीज़, ख़ास तौर पे ये चिप टेक्नोलॉजी हो गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। फिर ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का, अब जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का इशू है इस पर आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आपने चाइना को बहुत ज़्यादा ओवरली क्रिटिसाइज आपने इस पे पेपर्स में नहीं करना। चाइना इज़ आवर फ्रेंड एंड एलाई, तो आपने स्टेट नैरेटिव के खिलाफ नहीं जाना। पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि चाइना जो है वो सिनकियांग के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर रहा है, ये मुसलमानों को मार रहा है, ये युगर इशू जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा है वो बहुत ज़्यादा है इसके मामले में, इशू वहाँ पे ज़रूर होगा लेकिन बहरहाल इतना भी नहीं है जितना वेस्ट उसको प्रोपोगेट करता है। और ख़ास तौर पे वेस्ट का अपना रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वो इतना अच्छा नहीं है।
सो आपने इस तरीके से इसको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करना कि जो बिल्कुल इसमें चाइना का जो है ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और जहाँ तक रहेगी बात डेमोक्रेसी की, तो हर मुल्क की अपना एक सिस्टम होता है। चाइना कहता है कि हम डेमोक्रेसी को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते जिस तरह से यूएस एक्सेप्ट करते हैं। हमारी अपनी डेमोक्रेसी का एक स्टाइल है, उसमें हमारी अपनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, वो वन पार्टी सिस्टम है, लेकिन जो हमारे मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और उनका हमारा एक अपना क्राइटेरिया और तरीकाकार है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर एक स्ट्रेन ज़रूर है, आप इसको ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि चाइना जो है वो उसका एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम है और यूएस का एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। तो यूएस जो है वो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है। किन इश्यूज़ पे क्रिटिसाइज़ करता है बिल्कुल आप बता सकते हैं। आप यूएस को, आप मीडिया को कोट कर सकते हैं, आप बिल्कुल ये बताएं कि यूएस को क्या कंसर्न्स हैं, लेकिन आप अपना स्टांस उसमें इस तरह से ना बताएं कि ये वाकई ये स्टांस यानी ये इश्यूज़ जो हैं वाकई बहुत ज़्यादा हैं। चाइना को आपने एज अ ईवल स्टेट कभी भी प्रेजेंट नहीं करना। उसके बाद क्लाइमेट चेंज और मल्टीलैटरलिज्म, ये हमने इसको देख लिया है। ट्रेड वॉर और टेररिस्ट जो है मैंने आपको बता दिया, ट्रंप ने बहुत ज़्यादा किए थे। और फिर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो है वो भी मैंने आपको बता दिया कि साउथ चाइना सी के अंदर बहुत ज़्यादा है, और वो पिछले जो गवर्नमेंट थी उसने भी इसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया था, इसको बहुत ज़्यादा यानी इसको लेके चले थे और अपनी जो बनाई थी क्वाड की, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। और इसी तरह आपको मैंने बताया कि इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, ताकि जो है वो एक शुरू की जा सके एक काउंटर फोर्स, एक काउंटर बैलेंस के काउंटर पावर के तौर पे जो है वो इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। फिर ताइवान का जो इशू है, इसमें वन चाइना पॉलिसी को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि 1979 में जब अमेरिका और यूएस और चाइना के जब डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश हुई, तो यूएस ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि देयर इज़ वन चाइना और हम इस वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यूएस ने अपनी पॉलिसी जो है वो अपनी थोड़ी सी एम्बिगुअस रखी, उसके अंदर उन्होंने इबहम रखा इस चीज़ के बारे में कि हम उस वक्त तक वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे जब तक चाइना ताइवान पे हमला नहीं कर देता। अगर चाइना ताइवान पे हमला करेगा तो फिर हमसे ये उम्मीद ना रखिएगा कि हम फिर भी वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे, हम फिर ताइवान को डिफेंड करेंगे। अब इसमें डिफरेंट जो बयान आते रहे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और बड़ा क्लियर बयान बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आता रहा, और बाइडेन खुद, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी इस बारे में बड़ा एक क्लियर बयान पिछले साल दिया था, या गालबन शायद इसी साल 2023 में दिया था, कि अगर चाइना ने ताइवान पे हमला किया तो हम मिलिटरली उसको डिफेंड करेंगे। बाद में जो वाइट हाउस था उसने इस बयान को थोड़ा सा यानी करने की कोशिश की थी, लेकिन बहरहाल एक प्रेसिडेंट की आपने जब बात की तो उसके पीछे ज़ाहिर एक थॉट प्रोसेस मौजूद था। सो ये वन चाइना पॉलिसी पे स्टांस है यूएस का कि हम वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट ज़रूर करते हैं एज लॉन्ग एज China resolves its issues with Taiwan peacefully and diplomatically। अगर मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करेगा तो फिर हम जो है वो इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे। जो रिसेंटली आपने इसको ज़रूर देखना है कि रिसेंटली जो है वो एक बड़ा गर्मी आई है इसके अंदर, ख़ास तौर पे जब यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तो उसमें अमेरिका ने ये कंसर्न शो किया है कि अगर मतलब रशिया ने ये काम कर लिया है तो कहीं चाइना भी इतना इम्बोल्डन ना हो कि वो ताइवान के ऊपर मिलिटरली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे। फिर चाइना ने काफ़ी मशकें वगैरह की हैं ताइवान के अराउंड। मैंने आपको नैन्सी पेलोसी के विज़िट का बताया। अभी कल या परसों एक न्यूज़ आ रही थी कि जो ताइवान के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहीं किसी साउथ अमेरिकन कंट्री का दौरा करना था, तो ही डिसाइडेड टू लैंड इन यूएस फॉर अ वाइल, जिस पे चाइना ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है और कहा है कि इसका एक बहुत जो है वो रिटेलिएशन हम करेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि ताइवान जो है वो किसी भी मेजर पावर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करे। ताइवान की हैसियत एक मुल्क की, एक स्टेट की तरह नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसको एक कंट्री के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। It's a member of UN, I suppose, but it's not a full member. It is not recognized as a state in the United Nations. सो सिक्योरिटी और डिफेंस के हवाले से बात की जाए तो यूएस जो है वो बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है आर्म्स को। यहाँ पे एक चिप वॉर का इशू भी है। जो ताइवान है वहाँ पे चिप्स बहुत क्वालिटी की बनती हैं, और माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर जब बात करें
तो वहाँ पे जो ताइवान की इंडस्ट्री है वो दुनिया की लीडिंग इंडस्ट्री है, मेड इन ताइवान आपने देखा होगा कुछ चीज़ों पे। सो यूएस को भी चाहिए यहाँ की सप्लाई, और चाइना भी चाहता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये इसके पास, इसके कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाए। तो ये भी यहाँ पे एक इशू है, और इसमें फिर जो है वो जो अमेरिका है वो चाहता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना के पास डायरेक्टली ना जाए, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ताइवान को मिलिटरली यूएस सपोर्ट करता है, और सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज जिसमें डिफरेंट वेपन्स शामिल हैं वो ताइवान को वक्तन फ़वक्तन वो बेचता रहता है। फिर जो क्रॉस स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट जो है वो चाइना और मेनलैंड चाइना और ताइवान के दरमियान में है, तो वहाँ पे चाइना अक्सर जो है वो अपने बहरी जहाज़ों के ज़रिए ताइवान की जो सॉवरेनिटी आप उसको कह लें, तो उसको इन्फ्रेंच करने की कोशिश कई दफ़ा करता रहता है। सो कई दफ़ा जो है वो चाइना अपने आप को असर्ट करता रहता है उस रीजन में, और यूएस फिर उसके काउंटर मेजर्स करने की कोशिश करता है। सो ये चाइना और यूएस के दरमियान में ताइवान जो है ये एक फ्लैश पॉइंट है। तो इसके बारे में ख्याल यही है कि हो सकता है इसकी वजह से एक जंग की कैफियत यूएस और चाइना के दरमियान में पैदा हो जाए। रोल और पॉलिसी मैंने अब बता दिया कि यूएस की एक जो है ना अप्रोच ताइवान की तरफ यही है कि ऑफिशियली तो वन चाइना पॉलिसी है, लेकिन साथ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए ताइवान को ये कमिटमेंट भी इसकी यूएस की शामिल है। फिर स्ट्रेटजिक कंसिडरेशंस की अगर आप बात करें तो ताइवान जो है अगर वहाँ पे कंट्रोल होता है चाइना का, तो एक पूरे वेस्टर्न पैसिफिक के ऊपर जो है वो चाइना का कंट्रोल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप, एक मुल्क है जो एक रीजनल पावर के तौर पे आपके सामने आ रहा है चाइना, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए आपके पास एक पूरा मुल्क मौजूद है ताइवान की सूरत में। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि ताइवान को शिकस्त हो, क्योंकि ताइवान एक बहुत बड़ा एक कह लें कि किला है यूएस के लिए पैसिफिक के अंदर। सो अगर किसी भी सूरत में चाइना कंट्रोल कर लेता ताइवान को, तो अपनी पावर को बड़े दूर तक प्रोजेक्ट कर सकता है पैसिफिक ओशन के अंदर। इस वक्त चाइना की जो पावर है वो एक कंटेन्ड पावर है, चाइना के पास ओपन सी नहीं है। यूएस के पास आप देखें दोनों तरफ से ओपन सीज हैं, मौजूद हैं, ओशंस तक रसाई जो है वो ओपन मौजूद है, किसी तरफ से भी, दोनों तरफ से यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चाइना की अगर बात करें तो चाइना के आगे ताइवान आ जाता है, जापान आ जाता है, फिर थोड़े थोड़े यानी डिस्टेंस के बाद फिलीपींस आ जाता है। तो इस तरह से ओपन हाई सीज की एक्सेस चाइना के पास उस तरीके से नहीं है। तो यूएस वुड वांट दैट दिस स्टेज द सेम, और ताइवान के ऊपर चाइना का कभी भी कंट्रोल ना हो। फिर एक जो है ताइवान के हवाले से यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके शिफ्ट होते रहते हैं पॉलिसीज। जो ताइवान के हवाले से प्रेसिडेंट बाइडेन की पॉलिसी है वो थोड़ी ज़्यादा प्रोवोकिंग है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ज़्यादा प्रोवोक नहीं किया था ताइवान के हवाले से, वॉर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया था। लेकिन जो जो डेमोक्रेट्स हैं, ख़ास तौर पे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, नैन्सी पेलोसी को मैंने बताया कि ये प्रोवोक कर रहे हैं चाइना को, ये थोड़ा ज़्यादा इस पर असर्टिव हो रहे हैं चाइना के ऊपर, और ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइना को ये रियलाइज़ करवाया जाए कि हम ताइवान के साथ शामिल हैं। ताइवान के साथ अगर आपकी जंग होगी तो समझे हमारे साथ आपकी जंग होगी। तो ये एक मेजर पॉइंट है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि चाइना और यूएस के जो मामलात हैं इसके अंदर आपने लाजमी इन इश्यूज को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्सप्लोर करना है, इनकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना है, और उसके अंदर डिटेल्स को देखना है, और करंट इवेंट्स जो इस वक्त चल रहे हैं उनको लाजमी आपने इनको देख के फिर तैयारी करनी है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है। इसके नोट्स मैं आपको दूंगा जो मेरे अपने नोट्स हैं, यानी उस वक्त जो मैंने बनाए थे इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से थे शायद, या पाकिस्तान करंट अफेयर्स के हवाले से मैंने बनाए थे। यूएस हिस्ट्री के तो खैर वो नहीं थे, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कवर हुआ है, तो उसके आपके 2-3 सब्जेक्ट्स के हवाले से कवर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो यूएस और रशिया रिलेशंस के हवाले से है। इसको भी हम ब्रीफली देखेंगे क्योंकि हम इसको 2-3 दफ़ा पढ़ चुके हैं। कोल्ड वॉर हमने देख लिया है, इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हमने देख लिया है। उसके बाद हमने देखा कि आर्म्स रेस इसके अंदर किस तरह से थी, प्रॉक्सी वॉर्स हमने इसमें अंदर देख लिया है। सो इसमें कोई चीज़ भी मिसिंग अब हिस्ट्री के हवाले से नहीं है। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की अगर बात की जाए तो रशिया जो है एक दफ़ा बिल्कुल ही आप कह लें कि डिप में चला गया था एज अ सुपर पावर। अगर आप देखें 1991 के बाद उसको बहुत ज़्यादा धचका लगा था, लेकिन फिर प्रेसिडेंट प्यूटन ने आके उसका एक जो उसकी एक ग्लोरी है या प्रीवियस पोजीशन है उसको काफ़ी हद तक वापस
किया है, यानी रीइंस्टेट किया है। लेकिन जो उसके बाद 2005 के अंदर और 2008 में ख़ास तौर पे ये रशिया ने अपने आप को दोबारा असर्ट किया, ख़ास तौर पे 2008 में जो जॉर्जिया के साथ रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ एक्सपेंशन ऑफ नेटो की वजह से, तो ये जो है सिनेरियो पैदा हुआ। नेटो एक्सपेंशन, जो पहली एक्सपेंशन हुई थी वो 1998-99 के अंदर हुई थी, और सेकंड एक्सपेंशन हुई थी 2005 में। जो सेकंड एक्सपेंशन थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के ममालिक को शामिल किया गया था, जिसके बाद रशिया ने काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन शो किया था, और रशिया का ये मानना था कि इससे ज़्यादा नेटो की एक्सपेंशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लेकिन 2008 में नेटो के जो सरबराह थे उन्होंने ये बयान दिया, और अमेरिका ने भी इसमें इसकी तायद की कि हम ये चाहते हैं कि जॉर्जिया, यूक्रेन जो है वो ये दोनों नेटो के अंदर शामिल हो जाएं। तो रशिया ने बड़ा क्लियर यहाँ पे स्टांस लिया था कि कभी भी वो यूक्रेन और जॉर्जिया को नेटो के अंदर शामिल नहीं होने देगा। ख़ास तौर पे यूक्रेन को किसी सूरत भी वो नेटो में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि यूक्रेन बॉर्डर पे है रशिया के, और यूक्रेन अगर नेटो में शामिल होता है तो समझो नेटो जो है वो रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आके लग जाती है। सो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक टेंशन बनी। और इसी तरह फिर 2014 के अंदर जब अगेन रशिया को लगा कि यूक्रेन के अंदर हुकूमत उस वक्त आ गई थी, प्रो वेस्टर्न हुकूमत आई थी। 2013 के अंदर यूरोमैदन प्रोटेस्ट्स हुए थे, और जो है वो वहाँ पे जो प्रेसिडेंसी थी, आई थिंक वो मिलोसेविक प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, या योकोविच थे शायद। सो उनकी प्रेसिडेंसी ख़त्म हुई तो प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट वहाँ पे आ गई पॉपुलर मूवमेंट से। सो जैसे ही वो गवर्नमेंट आई तो रशिया ने फ़ौरन क्राइमिया को अपने साथ एनेक्स कर लिया 2014 के अंदर। सो जब क्राइमिया को एनेक्स किया तो एक बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हुई रशिया और यूएस के अंदर, लेकिन कुछ एक्ट नहीं किया उसमें, ना यूएस ने एक्ट किया ना नेटो ने डायरेक्टली एक्ट किया उसमें। फिर 2022 के अंदर जो है वो ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई, तो उसके बाद फिर ये रिलेशंस जो है वो ऑल टाइम लो आप इसको कह सकते हैं कि उस कंडीशन में है, क्योंकि अब यूक्रेन को जो है वो वेस्ट और अमेरिका फुल टाइम सपोर्ट कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे आर्म्स के साथ उसको मिसाइल्स दे रहे हैं, एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, ड्रोन्स वगैरह दे रहे हैं। तो उसकी वजह से, और इकोनॉमिक एड, आर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो एक बहुत ज़्यादा एक टेंशन है। अब उसमें डिफरेंट जो है वो अब उसकी आउटकम क्या निकलती है, वी डोंट नो अबाउट दैट, कि रशिया अगर हारता है तो फिर वो क्या न्यूक्लियर वेपन्स कहीं यूज़ कर सकता है, अगर वो जीतता है तो फिर उसकी क्या आउटकम्स होंगी। सो इस वक्त की जो है ये वो सिचुएशन अभी इसी तरह से चल रही है। इसमें जो मेजर थीम्स आजकल के दौर से हैं वो नेटो की एक्सपेंशन है, और ख़ास तौर पे जो कोल्ड वॉर के जो सिनारियोज़ हैं वहाँ पे हिस्ट्री के हवाले से क्वेश्चंस काफ़ी हैं, वो हमने कोल्ड वॉर को हमने देख लिया था। और फिर इसमें हाँ, सीरिया और काउंटर टेररिज्म के, जो सीरिया के अंदर एक जो हुकूमत थी बशारुल असद की, तो वहाँ पे यूएस ने सपोर्ट किया रेबल्स को, लेकिन जो रशिया था और टर्की भी, उसने सपोर्ट किया बशारुल असद को। सो एक वहाँ पे जब जंग हुई तो बशारुल असद जीत गया, और सिविल वॉर के बाद जो है वो रशिया की पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हुई उसमें। सो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन यूएस और रशिया के दरमियान में रही। फिर जब 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तो तब बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए रशिया के ऊपर कि इन्होंने जो है इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके अंदर जो है वो इंटरफेरेंस की है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूएस ने सैंक्शंस भी लगाई। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑल्दो प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने बहरहाल इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया, और इसके बारे में इसमें काफ़ी ज़्यादा एक टेंशन्स का माहौल रहा। इसके अंदर आपने जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लेना है, और उसमें आपने देखना है कि रशिया का क्या उसमें उसके भी मैं आपको नोट्स दे दूंगा। रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू रियलिज्म के ऊपर बेस्ड है। रशिया कहता है कि हमारा एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है नेटो अगर हमारे बॉर्डर्स के ऊपर आ जाए। सो हम ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यूक्रेन को आप नेटो में शामिल करें। हमारी सिक्योरिटी का ये कंसर्न है, और हम इस सिक्योरिटी के कंसर्न को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे।
अगर हमें इसके लिए जंग लड़ना पड़ती है तो हम जितना मर्जी असल लड़ना की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम लड़ेंगे। सो हम इस सिक्योरिटी के कंसर्न को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप वेस्ट का स्टैंस देखें तो वेस्ट ये कहता है कि यूक्रेन क्योंकि एक सॉवरेन कंट्री है तो वो अपनी मर्जी से किसी भी इत्तेहाद को ज्वाइन कर सकता है। वो चाहे तो नेटो को ज्वाइन करे, चाहे यूरोपियन यूनियन में शामिल हो, तो ये उसको कभी भी रशिया के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, किसी भी मुल्क के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी छोटे मुल्क को ये कहे कि आप ये कर सकते हो या आप ये नहीं कर सकते। सो मोरालिटी के हिसाब से आप उसको देखेंगे, लिबरलिज्म के हिसाब से जो आईआर के स्टूडेंट्स हैं, तो लिबरलिज्म जो है वो उसके हिसाब से यूक्रेन का नेटो के अंदर या यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल होना बनता है। लेकिन अगर आप रियलिज्म के हवाले से देखें तो रशिया बिल्कुल एक प्रिडिक्टेबल मेजर पावर के तौर पे बिहेव कर रहा है। उसमें उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो कुछ गलत कर रहा है, ये मोरालिटी आप उसके अंदर शामिल नहीं कर सकते। चलें जी, आज के लिए लेक्चर को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वॉर ऑन टेरर, एक ही मेरे ख्याल में मेजर थीम हमारा रह गया जो वॉर ऑन टेरर का है, और उसके बाद जो है वो कुछ इश्यूज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इंशाल्लाह हम जो है वो पास्ट पेपर्स को हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, तो उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं अभी देखूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर को मैंने क्या प्लान करना है, क्योंकि वॉर ऑन टेरर तो बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, इसमें और अब कोई मेजर थीम हमारा बाकी नहीं है। अगर कोई चीज़ें बाकी हैं तो अब आपने उन चीज़ों को एक्सपैंड करना है, क्योंकि मैंने आपको ज़ाहिर है एक लेक्चर के अंदर 1 घंटे के अंदर आप हर चीज़ तो नहीं बता सकते। सो अब आपने जो चीज़ें करनी है वो ये है कि आपने इन नोट्स को एक्सपैंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आप नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं इसके अंदर वो आपने करनी है। अभी आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो फिनलैंड है, फिनलैंड ने भी नेटो के लिए अप्लाई कर दिया है, तो अब जी, ये भी काम बनेगा रशिया के जो सिक्योरिटी का? फिनलैंड को मेरे ख्याल में शायद नेटो मेंबरशिप मिल गई है, जी जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। तो सिक्योरिटी कंसर्न रशिया का फिनलैंड इसलिए नहीं है क्योंकि फिनलैंड के साथ उस तरीके से रशिया का बॉर्डर मिलता तो है, ज़ाहिर है काफ़ी लंबा बॉर्डर है, लेकिन उस तरफ से कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं। फिनलैंड को भी थोड़ी सी सिक्योरिटी है कि वहाँ से नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पे नॉर्दर्न वेदर है, क्लाइमेट वहाँ पे इस तरह मुश्किल है कि वहाँ पे एक दूसरे को यानी क्या लें कि चढ़ाई करना, ऑपरेशंस करना काफ़ी मुश्किल है। सो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का जो है आप कहेंगे कि रशिया के लिए प्रॉब्लम तो है, लेकिन यूक्रेन जो है इसकी थोड़ी सी नौइयत डिफरेंट है। यहाँ पे यूक्रेन को रशिया अपना एक प्रोविंस समझता है, यानी यूक्रेन को तो रशिया ऐसे समझता है जैसे पाकिस्तान का कोई प्रोविंस हो और वो कहे कि मैंने अलग होना है। सो इस तरह से यूक्रेन की जो है ना, यूक्रेन के हवाले से रशिया की थिंकिंग है। और दूसरा ये है कि यूक्रेन के अंदर रशिया का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, फिनलैंड के अंदर रशिया का इन्फ्लुएंस नहीं है उस तरीके से। यूक्रेन के अंदर गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो आप ये देखें कि 2013 के अंदर जो उनके प्रेसिडेंट थे, उनका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा, विक्टर यानुकोविच थे शायद, उन्होंने एक डील साइन करनी थी यूरोपियन यूनियन के साथ और ये डील ऑलमोस्ट फाइनल थी, लेकिन एंड पे आके जो है वो रशिया के साथ उन्होंने कहा कि जी मैं ये डील साइन नहीं करता। जब उन्होंने ये बात की तो फिर प्रोटेस्ट इरप्ट हुए, यूरोमेडन प्रोटेस्ट हुए यूक्रेन के अंदर, और वो उन्होंने उनको हटा दिया। तो आप यानी इससे अंदाज़ा लगाएं कि रशिया का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है यूक्रेन के ऊपर, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी सूरत भी कि ये हमारा एक हमारा ही एक रीजन है, इसको हमने ही बनाया है इसको, या हमारे इसके अंदर कल्चरल लोग भी यहाँ पे रहते हैं, तो या इस हवाले से फिर वो स्लेविक पीपल भी वहाँ पे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इस हवाले से यूक्रेन की अहमियत थोड़ी ज़्यादा है। फिनलैंड जो है वो उस तरीके से रशिया उसको नहीं समझता। सर फिनलैंड का जो थोड़ा सा एरिया है ना, वो यूएसएसआर ने कब्जा किया हुआ है, तो शायद इसकी वजह से वो फिनलैंड ही अटैक कर दे। नहीं, फिनलैंड खुद तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि इस तरह से रिलेशनशिप्स नहीं है। दूसरा ये है कि फिनलैंड को कभी भी नेटो तो सपोर्ट नहीं करेगा ना कि वो अपना एरिया वापस लेने के लिए या किसी भी हवाले से वो जो है वो अटैक करे। तो फिनलैंड की पोजीशन तो एक डिफेंसिव पोजीशन है, उसमें ऑब्वियसली नेटो की बेसिस वहाँ पे बनेंगी तो वो रशिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट तो नो डाउट है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो यूक्रेन और फिनलैंड को आप उस तरीके से आप कंपेयर नहीं कर सकते कि रशिया के लिए अहमियत स्ट्रेटजिकली जो है वो यूक्रेन की बहुत ज़्यादा है,
उसमें क्राइमिया का आपको अंदाज़ा होगा कि क्राइमिया जो है वो एक वार्म वाटर पोर्ट है। रशिया के पास वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं है, सी पोर्ट्स नहीं है, तो क्राइमिया जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। जैसे ही वो वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 के अंदर, तो पहला काम ही रशिया ने क्या किया कि क्राइमिया को उन्होंने कैप्चर किया कि इसके बगैर तो उनका गुजारा ही नहीं है ना। तो इसलिए फिर ये इसकी स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है।